नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का धार्मिक सहिष्णुता पर जोर, विघटनकारी तत्वों से सचेत रहने की नसीहत। कहा, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी। वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार। मेनका गांधी ने कहा, जल्द होगा फैसला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 61 जिलों में विस्तार। कोहिनूर हीरा वापस लाने पर केंद्र सरकार का यू टर्न। कहा, सौहार्दपूर्ण तरीके से वापस लाने की होगी कोशिश। सुप्रीम कोर्ट में जवाब के लिए 6 हफ्ते का वक्त। देश में गर्मी और सूखे से बेहाल लोग। प्रधानमंत्री का मनरेगा के तहत जल संरक्षण पर जोर। ओडिशा में 26 अप्रैल तक स्कूल बंद। इक्वाडोर में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 480 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। अभी भी 1700 से ज्यादा लापता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मसले पर लगातार दूसरे दिन कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं। इससे अस्थिरता शुरू होने का खतरा है। कोर्ट ने दोहराया कि खरीद फरोख्त के आरोप के बावजूद शक्ति परीक्षण से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन पर फैसले से पहले केंद्र को 28 मार्च को शक्ति परीक्षण का इंतजार करना चाहिए था। सोमवार को भी हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की जड़ों पर हमले जैसा है। कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं होता, बल्कि उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है जो बांटने का काम करते हैं। दिल्ली में चिश्ती इंडिया हार्मनी अवार्ड समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मुहैया कराना है। धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि यही देश के धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति की पहचान है। दिल्ली में चिश्ती इंडिया हार्मनी अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना और सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। Harmony and acceptance, not merely tolerance, are the bedrock of India's secularism and composite culture. It is, for these reasons, the solemn duty of the government to make every possible effort to protect and promote secular values and provide equality of opportunity to all religions, majority and minority. उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा जो देश को धर्म, भाषा और संस्कृति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। Should be vigilant against such forces that seek to exploit our diversity in religion, language and culture to divide our people. We have to remain alert and raise our voice against groups and individuals who use violence in the name of religion. इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर को चिश्ती इंडिया हार्मनी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा रिटायर्ड नौकरशाह नरेंद्र लूथर, शायर गुलजार दहलवी और लेखिका राना सफ़ी को भी उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इंडिया हार्मनी फाउंडेशन की स्थापना 2010 में पूर्व कैबिनेट सचिव जफर सैफुल्लाह ने की थी। फाउंडेशन का मकसद संगीत, शायरी और सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए लोगों के बीच तालमेल स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वाले सितारों को भी अब इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सेलिब्रिटीज को विज्ञापन करते वक्त एहतियात बरतने की जरूरत है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अगुवाई वाली एक संसदीय स्थायी समिति भ्रामक विज्ञापन वाले मामलों पर विचार कर रही है। पीटीआई के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वाली हस्तियों के लिए समिति भारी जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा की सिफारिश कर सकती है। इसमें पहली बार गलती करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक जेल हो सकती है और दूसरी बार गलती होने पर
50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल के जेल की सजा की सिफारिश करने का विचार है। बैठक में उपभोक्ता हेल्पलाइन को बेहतर करने से लेकर ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए समिति बनाने पर विचार किया गया। सेलिब्रिटीज को स्वयं चाहिए कि वो किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि उसके संबंध में पूरी क्या कहते हैं कि वाकिफ हो जाना चाहिए कि सेलिब्रिटीज को क्या कहते हैं कि इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं कि माना जाए और उसको विज्ञापन के पहले देखना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि कोष से धन निकासी के पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी। कल केंद्र सरकार ने नियमों को कड़ा करने संबंधी 10 फरवरी की अधिसूचना रद्द कर दी। कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। पीएफ के नए नियमों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को आखिरकार अपना फैसला बदलना पड़ा। सरकार ने अब पीएफ नियमों में सभी बदलावों को रद्द करते हुए पुराने नियम लागू करने की बात कह दी है। हमारा जो 10 फरवरी 2016 को जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जिससे मजदूर जो है उसके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद ही ले सकता था, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन मैंने रद्द कर दिया। इससे अभी पुरानी पद्धति चलती है। इससे पहले मंगलवार को देश के कई हिस्सों में कर्मचारियों ने फरवरी में लागू किए गए पीएफ नियमों के खिलाफ तीखा और हिंसक विरोध किया। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव करते हुए आगजनी भी की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। सरकार ने मंगलवार को ही माहौल लगातार गर्माता देख पहले अपने फैसले को 3 महीने के लिए टाल दिया था। दरअसल नए नियमों के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद लोग अपने पीएफ खाते से महज अपना आधा हिस्सा ही निकाल पाएंगे। बाकी की रकम हासिल करने के लिए उन्हें 58 साल तक की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने इस बारे में फरवरी में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पीएफ नियमों को कड़ा करने की बात कही गई थी और नए प्रावधान को 1 मई से लागू होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के प्रचार का शोर कल थम गया। इस चरण में सबसे ज्यादा 62 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छह चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तीसरे दौर की बारी है। इस दौर में राज्य के मध्य हिस्से की 62 सीटों पर मतदान होना है। इनमें बर्धमान, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले और उत्तर कोलकाता शामिल हैं। इस दौर में कुल 1,37,42,000 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 71,33,978 पुरुष और 65,79,218 महिला वोटर हैं। 28,645 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 159 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने इस दौर में सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार इस दौर में किस्मत आजमाएंगे। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 16,461 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। आयोग ने 18,930 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 1,214 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 61 अतिरिक्त जिलों में लागू करने के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान मेनका गांधी ने ये बात कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला होगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी इस मसले पर विधि आयोग से राय मांगी थी। पिछले महीने मेनका गांधी ने संसद में बताया था कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में रखने की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 और जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार किया है। देश में लड़कियों के जन्म दर को बढ़ाने के मकसद से 14 महीने पहले 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था।
मेनका गांधी ने जानकारी दी कि इनमें से 49 जिलों में लड़कियों का अनुपात बढ़ा है। आउट ऑफ द 100 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो हम लोगों ने 100 डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे उसमें से 49 तो बेहद अच्छे हैं। उनमें से जैसे कि 830 से चले गए हैं 907 तक, कुछ हिमाचल के चले गए हैं उससे भी ऊपर। They've exceeded every target और कुछ हैं और बाकी जो हैं। हंदवाड़ा में सेना के 4 बंकरों को कल हटा लिया गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इन बंकरों को हटाने की मांग कर रहे थे। हंदवाड़ा शहर में मंगलवार सुबह कर्फ्यू में 4 घंटों की ढील दी गई। बाद में हालात सामान्य रहने पर हंदवाड़ा के अलावा कुपवाड़ा और त्रेगाम में दोपहर बाद कर्फ्यू शाम तक के लिए हटा लिया गया। इस बीच पुलिस ने पीड़ित लड़की के साथ कथित छेड़खानी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लिया। हंदवाड़ा में पिछले मंगलवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया था जब एक लड़की से एक जवान की छेड़छाड़ की अफवाह के बाद भीड़ हिंसक आंदोलन पर उतर आई। इसके बाद सेना की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के जरिए ही जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू के कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य पर्यटन की खासी संभावना है और इसके विकास के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर कदम पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उसकी ताकत है। युवाओं को कुछ नया करने का सपना देखना चाहिए। जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है। भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने के लिए ज्ञान का संपुट है और आप लोग हैं जो उस ज्ञान के वाहक हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बाहर से आने वाले छात्रों के साथ अच्छे व्यवहार की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो छात्र बाहर से आते हैं उन्हें राज्य में घर जैसा माहौल मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. और अब बात सूखे और जल संकट की। भीषण सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में हालात और गंभीर हो गए हैं। राज्य के बांधों में 20% से कम पानी बचा है। मराठवाड़ा इलाके में तो बड़े जलाशयों में 3% पानी भी नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि देश के 256 जिले सूखे से पीड़ित हैं। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले में बना मांजरा बांध, जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। इससे बीड के साथ ही लातूर को पानी सप्लाई किया जाता है। मराठवाड़ा इलाके के दूसरे जलाशयों का भी यही हाल है। इस क्षेत्र के 11 बड़े बांधों में से 8 में महज 3% पानी ही बचा है। वहीं राज्य के बाकी बांधों में भी सिर्फ 19% ही पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक देश के 91 बड़े जलाशयों में से 4 सूख गए हैं।
मराठवाड़ा में पानी की बहुत कमी हो रही है और जहाँ जहाँ बैराज वगैरह के जो साइट्स हैं उसमें गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उसका कटाव करके गड्ढे से पानी निकाला जा रहा है। लातूर में लोग अब पानी के लिए ट्रेन और टैंकर्स के भरोसे हैं। रेलवे मिराज स्टेशन से ट्रेन में पानी भरकर लातूर लाती है, जहां से इसे लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। मराठवाड़ा के औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी समेत कई जिलों के 8000 से ज्यादा गांवों में हालात बेहद खराब हैं। लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। इसके चलते इलाके से पलायन भी हो रहा है। ये बहुत तकलीफ है यहाँ पे, रात रात सोना पड़ता है, 3-3 दिन 4-4 दिन लाइन लगा के ऐसा बैठते, कभी आया तो आता है, कभी आया नहीं आया तो नहीं आता। और लेडीज भी यहाँ बैठ के रात भर आराम करते हैं, जेंट्स भी करते हैं और बहुत तकलीफ है पानी की। इधर 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से दोनों साइड के आके रात और दिन यहाँ पे रहते हैं। मराठवाड़ा में 200 फीट गहरे बोरवेल के खनन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस इलाके में नई चीनी मिल खोलने पर भी 5 साल के लिए रोक लगा दी गई है। इधर देश में सूखे की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि 10 राज्यों के 256 जिले सूखे से पीड़ित हैं और 33 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ा है। जवाब में गुजरात के आंकड़े शामिल नहीं होने पर अदालत ने फटकार लगाई। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ में से करीब 19,500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। किसानों को राहत पर केंद्र ने अदालत को बताया कि सूखा पीड़ित इलाकों में बैंक किसानों पर नरमी बरतेंगे और कर्ज को फिर से शेड्यूल किया गया है, लेकिन ये डिफॉल्टरों पर लागू नहीं होगा। मॉनसून के आने में अभी करीब 1.5 महीने का समय बाकी है। ऐसे में सूखा पीड़ित इलाकों में राहत पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। मराठवाड़ा का बीड जिला सबसे ज्यादा सूखा पीड़ित इलाकों में शामिल है। यहाँ कुएं, जलाशय और बांध सूख चुके हैं और लोग टैंकरों से पानी पर ही निर्भर हैं। कर्ज के बोझ से दबे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। किसान कैलाश मोरे के घर में बैठे गमज़दा लोगों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बीड़ के रोसण गांव निवासी कैलाश मोरे ने 11 अप्रैल को कर्ज और फसल की बर्बादी से हताश होकर आत्महत्या कर ली थी। 16 बीघे जमीन के मालिक इस किसान ने मुआवजे के लिए भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसने उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत दिन से बीड़ को आ रहे थे, पैसे नहीं मिले, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। और उनकी जमीन जो जा रही है रोड में, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। 3 साल से बारिश नहीं हो रही है और खेत में कुछ भी अनाज नहीं पैदा हुआ। 1500 की आबादी वाला रोसण गांव कभी काफी खुशहाल था, लेकिन बीते 5 साल से सूखे दर सूखे ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5 साल हो गया बारिश नहीं, इसलिए खेती में कुछ आता नहीं। हर किसान को कोई पीक नहीं, कुछ नहीं, गांव में पानी नहीं, सब वो परेशानी में है। जिले में इस साल 55 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीड़ के जिलाधिकारी नवल किशोर राय के मुताबिक जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन कई स्तर पर काम कर रहा है। हमारा वाटर टैंक है, तकरीबन उसमें 12,000 लीटर पानी होता है और एक गांव में तो बोल सकते हैं कि औसतन 2 या 3 ट्रिप्स हम लगाते हैं, तो तकरीबन 1,500 ट्रिप्स है। तो इतने सारे टैंक्स के द्वारा लोगों को पानी दे रहे हैं। प्रशासन ने जानवरों के लिए 265 कैटल कैंप लगाए हैं। इनमें 2,65,000 जानवर रखे गए हैं। सरकार ने इनके लिए चारा और पानी का इंतजाम किया है। सूखे और पानी के साथ ही बीड़ के 25 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट भी है। मराठवाड़ा का बीड़ जिला भारी जल संकट और सूखे से जूझ रहा है। यहाँ वो जलाशय जहाँ कभी भी पानी नहीं सूखा था, खजाना जैसे जलाशयों में पानी पूरी तरह सूख गया है और किसान बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। कैमरून नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बीड़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पेयजल राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सूखे की हालात की समीक्षा की। केंद्र ने मिशन भगीरथ जल ग्रिड परियोजना के लिए राशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने 231 सूखा पीड़ित मंडलों के लिए सिर्फ 791 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जबकि इसके लिए 3,064 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। वहीं पीने के लिए पानी के राज्य सरकार ने
555 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सिर्फ 72 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 तक ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ महीनों में मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू करने पर जोर दिया है। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस जैसे युवा संगठनों के अधिकारियों से इस कार्य में योगदान देने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट और गाइड, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये बात कही। इस बीच केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने केंद्रीय जल आयोग और इससे जुड़ी अन्य एजेंसियों को सूखाग्रस्त इलाकों के हर ब्लॉक का दौरा करने और समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बेहद गर्मी रही और ज्यादातर जगहों पर तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने स्कूल की छुट्टियां 26 अप्रैल तक बढ़ा दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी गर्मी जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की उम्मीद जताई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। ज्यादातर जगहों पर तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में हल्के से सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। कुछ और अहम खबरें। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से मुलाकात की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चीन रिश्ते हाल के साल में बेहतर हुए हैं। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देश सभी मसलों के समुचित समाधान के लिए समान कोशिश करेंगे। इस मौके पर चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग ने कहा कि वो भारत के साथ सभी विवादों का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। केक्यांग ने दावा किया कि चीन भारत के साथ रणनीतिक विश्वास बढ़ाने और साझा हितों का विस्तार करने के अलावा आपसी मतभेदों को दूर करने का इच्छुक है। मुलाकात के दौरान मसूद अजहर के मामले पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस बीच चीन एक बार फिर दोहराया है कि संयुक्त राष्ट्र में उसका कदम तथ्यों पर आधारित था और चीन अभी भी अपने रुख पर कायम है। हालांकि रक्षा मंत्री ने दोहराया कि आतंकवाद पर समान रुख अपनाने की जरूरत है और चीन ने अजहर को बचाकर सही नहीं किया। इक्वाडोर में शनिवार को आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 480 हो गई है, जबकि 1700 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव के काम में सेना को लगाया गया है। सरकार को अभी भी मलबे में फंसे लोगों में से कई के जिंदा होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जापान में भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है। इक्वाडोर भूकंप में मरने वालों की तादाद 500 के करीब पहुंच गई है। सेना और राहत कर्मी अभी भी मलबे के नीचे दबे जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि वक्त जितनी तेजी से गुजर रहा है उतनी ही लोगों के बचने की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। a un familiar desde el sitio en que se encontraba y nos indicó que estaba escuchando gente de nosotros trabajar. राष्ट्रपति राफेल कोरिया लगातार भूकंप पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोरिया ने कहा कि जिंदा लोगों की तलाश सरकार की प्राथमिकता है और इस काम में सेना और सैनिक बलों और पुलिस के अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं दिन रात जुटी हैं। Viene una tragedia, nos une a todos, ¿no? El pueblo ecuatoriano ha mostrado muchísima unidad. Yo quiero agradecer a los compañeros del gobierno, a los compañeros de los gobiernos locales, al alcalde de Pedernales, en diferentes cantones. इस बीच भूकंप पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा कई देशों ने इक्वाडोर के लिए मदद का ऐलान किया है। Supervisando el envío de 21 toneladas en 2 aviones, en un Hércules, se está llevando aproximadamente 15 toneladas de alimentos de primera necesidad. इधर पिछले गुरुवार से एक के बाद एक करके आए कई भूकंपों से जापान के लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ 46 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1000 से ज़्यादा घायल हैं। जापान में हज़ारों लोग भूकंप से बेघर हुए हैं। अभी भी कई जगह लोगों को राहत सामग्री पहुँचने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का धार्मिक सहिष्णुता पर जोर, विघटनकारी तत्वों से सचेत रहने की नसीहत, कहा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी। वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार, मेनका गांधी ने कहा जल्द होगा फैसला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 61 जिलों में विस्तार। कोहिनूर हीरा वापस लाने पर केंद्र सरकार का यू टर्न, कहा सौहार्दपूर्ण तरीके से वापस लाने की होगी कोशिश। सुप्रीम कोर्ट में जवाब के लिए 6 हफ्ते का वक्त। देश में गर्मी और सूखे से बेहाल लोग, प्रधानमंत्री का मनरेगा के तहत जल संरक्षण पर जोर। ओडिशा में 26 अप्रैल तक स्कूल बंद। और इक्वाडोर में राहत और बचाव का काम जारी, अब तक 480 लोगों के मारे जाने की पुष्टि, अभी भी 1700 से ज्यादा लापता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।